हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भारत ने एक और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव की है और इस मूव से इस बार हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। उसको मिर्ची क्यों लगी है, ऐसा भारत ने क्यों किया है, हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, भारत हर वर्ष एक रायसीना डायलॉग कराता है जहां दुनिया भर के बहुत सारे देशों को इनवाइट किया जाता है। बहुत सारे देशों के प्रमुख आते हैं, बहुत सारे देशों के जो एक्सपर्ट है विदेश मामलों के, वो आते हैं और वहाँ पे पूरी दुनिया में के जियो पॉलिटिक्स और वहाँ जियो इकोनॉमिक्स पे बात होती है कि पूरी दुनिया में जिस समय कि मौजूदा समय में क्या हालात है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, वहाँ दो देशों के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ट्रेड रूट को कैसे और बेहतर किया जा सकता है दुनिया में ताकि ट्रेड और बढ़ सके। इसके अलावा जितने भी मौजूदा समय में कोई मसले चल रहे होते हैं उन पर बात होती है। प्लस फ्यूचर में कैसे हम जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से देशों के बीच तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं, दो देशों के बीच कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस पे बात होती है। और जाहिर सी बात है, केंद्र में इसके इंडिया रहता है क्योंकि इंडिया में ये डायलॉग होता है। प्लस वो सारे देश भी इसमें केंद्र में रहते हैं जहाँ पे कोई फॉल्ट लाइन है, जहाँ कोई मसले चल रहे हैं। तो इसी के तहत भारत रायसीना डायलॉग कराता है। 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ रायसीना डायलॉग क्या है, फिर आगे की बात करेंगे कि मामला क्या हुआ है। दरअसल रायसीना डायलॉग जो है वो 2016 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली में एक अरावली रेंज है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक जाती है, उसी की एक पहाड़ी है रायसीना, वो जहाँ पे अपना राष्ट्रपति भवन वाला एरिया है वहाँ पे। तो चूंकि ये मीटिंग वहीं पे होती है इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग रखा गया है। सिंगापुर में एक जगह है सांग्रीला, वहाँ पे भी एक ऐसे ही डायलॉग्स होते हैं इसलिए उसको सांग्रीला डायलॉग बोलते हैं। तो उसी के तर्ज पे इंडिया में रायसीना डायलॉग कराया जाता है। एक संस्था है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, वो विदेश मंत्रालय के साथ मिल करके ये आयोजन कराती है। ये आयोजन 2016 से लगभग हर वर्ष हो रहा है। तो इस आयोजन से भारत अपने जो भारत का एम्बिशन है, जो भारत की सोच है दुनिया भर में, किस तरीके से भारत अपनी पहुंच बढ़ाए, भारत अपने एम्बिशन को कैसे बढ़ाए, दुनिया को भारत कैसे अप्रोच करता है, ये सारी बातें इसमें भारत करता है। तो ये एक मतलब जियो पॉलिटिक्स में कूटनीति की दुनिया में एक बड़ा अच्छा कदम माना जाता है। तो हर बार इंडिया में होता था, लेकिन इस बार इसको जयशंकर साहब उठा के ले गए हैं यूएई गल्फ कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो गल्फ नेशंस है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। छोटा सा देश है लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऑयल रिच देश है और वैसे भी वहाँ बिजनेस सेंटर बन गया पूरी दुनिया का, विशेष करके उसका एक शहर दुबई। तो इस बार जयशंकर साहब ने इसको लेकर चले गए यूएई। अब क्योंकि यूएई जाने पर मसला ये है कि गल्फ कंट्री जो उनको पाकिस्तान अपना ब्रदरली मुल्क बोल सकते हैं, ब्रदर कंट्री समझता है एक तरीके से। जो उसका मुस्लिम कनेक्शन है उसके माध्यम से वो समझता है कि ये सारे मुल्क पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है और हिस्टोरिकली वो पाकिस्तान के करीब रहे भी हैं। हालांकि भारत से भी उनके रिश्ते हमेशा बहुत बुरे कभी नहीं हुए, सामान्य रहे हैं, लेकिन मौजूदा पिछले 7-8 सालों में भारत के साथ मिडिल ईस्ट के रिश्ते और बेहतर हुए हैं और भविष्य में और बेहतर होने की उम्मीद है। तो इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई कि भाई ऐसा क्या, और उसके बहुत सारे एक्सपर्ट इसको लेकर के एनालिसिस करने लगे। तो मोदी गवर्नमेंट की जो एक रणनीति रही है विशेष तौर से जब से इंसेप्शन हुआ है मोदी गवर्नमेंट का 2014 से, तब से कि मिडिल ईस्ट के साथ उन्होंने गल्फ कंट्रीज मतलब पूरे गल्फ नेशन को के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा है और उसको सबसे ज़्यादा तरजीह दी है। देखिए, लगभग 90 लाख भारतीय, जस्ट इमेजिन 9 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में रहते हैं अलग अलग, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, इराक है, इन सब देशों में रहते हैं। ओमान भी एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और वहाँ पे बहुत सारे कुछ इंजीनियर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज रहती हैं, बहुत सारे लेबर्स वहाँ इंडिया से वहाँ जाते हैं। तो भारत का एक जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसके बहुत बड़ी आबादी इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहती है और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाती है और हर वर्ष सैकड़ों डॉलर, हंड्रेड्स डॉलर्स के आसपास राशि हर वर्ष इन मिडिल ईस्टर्न कंट्री से इंडिया में आता है। तो इंडिया की इकोनॉमी को तो फायदा होता ही होता है, प्लस आप इंडिविजुअल के तौर पे देखिए तो इन सब लोगों को बहुत फायदा होता है। आप
भारत के गांव में चले जाएंगे तो आपको हर गांव में दिखेगा कि मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने तरक्की की, उसमें बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, वहाँ से पैसे कमा के उन्होंने घर बना लिए, ज़मीनें खरीद ली। एक तरीके से उनका इकोनॉमिक पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री का एक बहुत बड़ा योगदान इस मामले में भी रहा है कि भारत को बड़ी मात्रा में वहाँ लोग नौकरियाँ करने जाते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा है कि भारत से एक स्किल्ड और बहुत ही अच्छे लेबर्स उनको कम रेट में मिल जाते हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने शुरू से ही अप्रोच किया है कि जो गल्फ नेशंस है उनके साथ कैसे रिश्ते ठीक किए जाते हैं। ये तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसके अलावा अगर हम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चूंकि भारत से जो ट्रेड भारत मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया में करना चाहता है, सेंट्रल एशिया में जो जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये सब देश आते हैं, तो उसके बीच में जो सबसे बड़ा अड़ंगा भारत के लिए वो है पाकिस्तान। चूंकि मैप में पाकिस्तान भारत के उस लोकेशन पे आता है जहाँ से भारत इन सब देशों में जाने के लिए जो रूट है। तो पाकिस्तान के साथ चूंकि भारत के रिश्ते बिल्कुल ही खराब है और वो अभी सामान्य होने की तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं, तो भारत हमेशा ये कोशिश रही है कि क्यों ना एक ऑप्शन खोजा जाए, एक बाईपास बनाया जाए ताकि हम इन देशों तक पहुंच सके और पाकिस्तान के रूट का सहारा लेना पड़े। तो इसके लिए इन सब देशों के साथ रिलेशन अच्छे करने बहुत ज़रूरी है। और ये जितनी भी कंट्री है ये सब ऑयल रिच प्लस एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है। यहाँ बहुत सारे क्रूड ऑयल मिलते हैं, बहुत सारे गैसेस यहाँ मिलती हैं। और भारत चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में भारत को एनर्जी की आवश्यकता है, चाहे गैस एनर्जी हो गई या ऑयल एनर्जी हो गई, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में इन सब देशों के साथ अगर भारत के संबंध अच्छे रहेंगे तो भारत की एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। प्लस इन सब देशों के साथ रिश्ते अच्छे रहने से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसके तहत भारत से लेके रूस तक एक रूट जुड़ा हुआ है, प्लस अभी G20 में जो एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई जिसको आईमेक बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी अभी आगे बढ़ाना है क्योंकि अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। उसकी बात हुई थी G20 में, उसके बाद इजराइल और फलस्तीन में जो मसला हुआ जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, मतलब ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तब से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उस जो प्रोजेक्ट था उन प्रोजेक्ट पे फिर तेजी से काम किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट चूंकि इसको अमेरिका और यूरोप का भी समर्थन हासिल है, ये पूरा प्रोजेक्ट चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसका भी काउंटर माना जा रहा है। इसलिए इसमें भारत सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है। प्लस भारत सरकार के साथ वो सारे देश जो चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से परेशान है वो भी इसमें जमकर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप और बाकी सारे देश हो गए। इसमें इजराइल भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए इजराइल का रिश्ते इन सब देशों के साथ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री उनके साथ सामान्य होने बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत जब पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड कराया था। अब्राहम एकॉर्ड के तहत इन सब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते कैसे सामान्य किए जाए इस पे बात की गई थी। इसके अलावा एक I2U2 संगठन बना था जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका थे। तो ये सारे संस्थाएं, ये संगठन इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इजराइल के साथ रिश्ते मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के सामान्य किए जाए। वो सामान्य की स्थिति की तरफ बढ़ रहे थे तब तक अक्टूबर 7 हो गया जिसमें इजराइल पर अटैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली गई, लेकिन ये फिर से ये बढ़ेगा और फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सब उसी बिग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत अफगानिस्तान को एक एस्केप रूट देना चाहता है कि आप समुद्र तक हमारे माध्यम से पहुंच सकते हैं, आपको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अफगानिस्तान की जो एक पूरी तरीके से रिलायंस है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान पूरा लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको भी ट्रेड करने के लिए या फिर दुनिया से कोई चीज़ खरीदने के लिए उसको सी रूट चाहिए। तो वो ईरान के माध्यम से, जहां भारत बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ईरान के माध्यम से चाबहार पोर्ट पे आकर के वो ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ और बाकी देशों के साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में भारत ने UAE के साथ अभी ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और भारत UAE के संबंध बहुत प्रगाढ़ है। देखो, UAE में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के पास लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 35 लाख तो इंडियंस हैं।
तो आप इसे समझ सकते हैं यूएई में इंडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ट्रेड की बात करें तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना और यूएसए के बाद, और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इन दोनों के बीच 2023-24 के डेटा के अनुसार लगभग $83 बिलियन का ट्रेड हुआ था, और ये उम्मीद कर रहे हैं दोनों देश कि ये ट्रेड $100 बिलियन से आगे चला जाए। यूएई का जो ट्रेड है वो भारत यूएई चाहते हैं कि ऑयल के बगैर भारत और यूएई का ट्रेड $100 बिलियन से ज़्यादा चला जाए, क्योंकि आने वाले समय में ऑयल एज मतलब वो विकल्प नहीं रहने वाला है। ऑयल धीरे धीरे लोग अपने यहाँ से ऑयल का जो विकल्प वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कार्बन एमिशन से पूरी दुनिया परेशान है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब जिस तरीके से उसका रेवोल्यूशन हो रहा है, तो ऑयल पे निर्भरता धीरे धीरे देश खत्म कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, विशेष करके यूएई और सऊदी अरेबिया, ये भी चाह रहे हैं कि इनका जो डिपेंडेंट है ऑयल पे, क्योंकि तेल बेच करके बड़ी मात्रा में पैसे कमाते हैं। अगर तेल का विकल्प दुनिया ने ढूंढ लिया, जो कि ढूंढना शुरू कर दिया है, तो फिर इन देशों की जो इकोनॉमिक पहिया है वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कंट्रीज एक तरीके से डूब जाएंगे। तो इसलिए दोनों कंट्री बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और यूएई ने इसमें बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है। यूएई का अब लगभग 70 से 75% जो इकोनॉमी है वो नॉन ऑयल है। चूंकि दुबई इतना बड़ा ट्रेड मार्केट बन गया है, दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया है, टूरिज्म का सेंटर बन गया है, कि यूएई की इकोनॉमिक एक्टिविटी अब इसी से चलती है। इसलिए यूएई के लिए, सऊदी अरबिया के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो इंडिया है। इंडिया में बड़ी आबादी है, इंडिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए इंडिया में चूंकि ये सारे देश चूंकि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ फूड आइटम्स उस तरीके से नहीं उग सकते जैसे इंडिया में हो सकता है। तो फूड आइटम्स पे इन दो देशों की बहुत ज़्यादा निर्भरता भारत में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फूड पार्क, एक $2 बिलियन का फूड पार्क बन रहा है गुजरात में। इसमें यूएई बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि फूड पे जो उनकी डिपेंडेंस है उसको वो अपने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए, सिक्योर कर पाए। इसी के तहत सऊदी अरेबिया भी भारत में बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। और आपने सुना होगा सऊदी जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2030, उसके तहत सऊदी अरेबिया में एक नियम सिटी बन रही है। तो ये सब दुबई को देख करके सऊदी अरेबिया बना रहा है। तो इसी कड़ी में जयशंकर साहब इस बार का रायसीना डायलॉग्स को यूएई में ले गए हैं। यूएई में ले जाने से भारत यूएई संबंध और बढ़ेंगे। भारत के लोग, बहुत सारे डिप्लोमेट्स वहाँ जाएंगे, दुनिया भर के बहुत लोग को जो भारत इन्वाइट करता है वो आएंगे। तो यूएई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है भारत के लिए, कि भारत का जो पूरा एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी है मिडिल ईस्ट को लेके, उसको पूरा करने में, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को, भारत के ट्रेड सिक्योरिटी को बचाए रखने में यूएई और मिडिल ईस्टर्न कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। हिस्टोरिकली भारत के रिश्ते इन सब देशों से बहुत अच्छे रहे हैं, और अब भारत उसको और तेजी से परस्यू कर रहा है, और इसका क्रेडिट मौजूदा जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, उसको जानी चाहिए। उसने बहुत सुपरबली काम किया भारत के रिश्ते सामान्य करने में, और जैसे जैसे भारत और मिडिल ईस्टर्न के संबंध और स्ट्रांग होंगे, पाकिस्तान का जो पक्ष है वो और कमजोर होता जाएगा। पाकिस्तान का पक्ष जितना कमजोर होता जाएगा, भारत का पक्ष जम्मू कश्मीर को लेकर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है पाकिस्तान के साथ, वो और स्ट्रांग होता जाएगा। तो भारत के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो हम पाकिस्तान की बुराई करके या पाकिस्तान को बैस करके व्यूज़ कमाने के लिए नहीं है, चूंकि ना ही पाकिस्तान का अनावश्यक पाकिस्तान एज ए स्टेट को गाली दें। पाकिस्तान किसी भी स्टेट को गाली देना कभी मकसद नहीं रहा, देना भी नहीं चाहिए। वहाँ की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, जो कि हम करते भी हैं। दरअसल चूंकि हर स्टेट की अपनी एक नैरेटिव होती है, अपनी एक पॉलिसी होती है। तो इंडिया एज ए स्टेट, उसकी एक पॉलिसी है। जैसे अगर पाकिस्तान भारत के किसी मित्र देश में अगर आता है, उसके संबंध बढ़ते हैं, तो भारत के लिए चिंता का विषय हो जाता है, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है, या किसी और देश में अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर भारत का इन्फ्लुएंस किसी ऐसे देश में बढ़ता है जिसको पाकिस्तान पारंपरिक रूप से अपना मित्र समझता है, तो ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में उसको लेकर के पैनिक होगा, पाकिस्तान उसको लेकर फ्रस्ट्रेट होगा। तो ये स्टेट पॉलिसी है, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ठीक है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि वो जो एक प्रचलन है कि किसी तरीके से जो एनिमी कंट्री है उसको गाली देके, बिना वजह दिन भर गाली देके, इस्लामिक कंट्री को बिना वजह दिन भर गाली देके, आप देखे होंगे बहुत सारे थंबनेल जो मीडिया वाले बनाते हैं, ध्रुव राठी ने भी उसको मेंशन किया, वो सब करने का हमारा बिल्कुल मकसद नहीं, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन जो स्टेट पॉलिसी है, जो स्टेट की एक तरीके से नीति है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक वार्ता हुई है और दूसरी बार हुई है उनके जब से ट्रंप ने ओथ लिया है। और ये अब कंफर्म हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये कंफर्म कर दिया कि अगले महीने मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात होनी तय है। ये हमने 3-4 रोज पहले एक वीडियो में बता दिया था कि ट्रंप और मोदी जी का जो मुलाकात है वो होने वाली है। आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी, जिसमें ट्रेड पे बात होगी, लीगल इमिग्रेशन को लेकर बात होगी और टैरिफ्स को लेकर बात होगी। इन सब मुद्दों पे बात होगी मोटा मोटी। लेकिन जो इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि ट्रंप ने पहले तरजीह दी चाइनीज प्रेसिडेंट को। अब चूंकि चाइनीज प्रेसिडेंट को तरजीह दी, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर भारत अमेरिका का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टनर है, तो भारत को क्यों नहीं उन्होंने एक तरजीह दी। और जो ट्रंप ने ट्वीट किया उसमें भी ट्रंप ने यही बात की है कि भारत बड़ी मात्रा में क्यों नहीं जो आर्म्स और एमुनिशन है, जो सिक्योरिटी के डिफेंस के इक्विपमेंट हो, अमेरिका से क्यों नहीं खरीदता। तो अब इस मतलब मंशा साफ है कि ट्रंप इस बात पे जोर देंगे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदे। लगभग 13% के आसपास भारत अपने पूरे इक्विपमेंट का अमेरिका से खरीदता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में रूस से खरीदता है। रूस पे भारत की निर्भरता ज़्यादा है और बड़े लंबे समय से अमेरिका ये चाहता है कि जो रूस पर निर्भरता भारत की है उसको कम किया जाए और अमेरिका से भारत ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट परचेज करे। लेकिन भारत इसको डाइवर्सिफाई रखना चाहता है ताकि भारत की निर्भरता किसी एक देश पर ना हो जाए। अमेरिका से खरीदने में दिक्कत यह है कि अमेरिका से में चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, प्लस अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कानून है जिसके माध्यम से चीज़ें खरीदने में, मतलब अमेरिका से भारत पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो ये एक बहुत ही मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसकी वजह से भारत अमेरिका से उतनी बड़ी मात्रा में नहीं खरीदता जितना रूस से खरीदता है। हालांकि ग्रेजुअली भारत का जो अमेरिका के साथ और फ्रांस के साथ और बहुत सारे इजराइल के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेजिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की निगाह इस बात पर है कि सिप्री की जो रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, वो हर साल रिपोर्ट निकालती है कि कौन सा देश कितना हथियार खरीदता है। तो उसके तहत भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। लगभग 9.5% अकेले इंडिया खरीदता है जितने वेपन्स बिकते हैं। तो जाहिर सी बात है, उस बड़े केक का एक हिस्सा अमेरिका अपने पास रखना चाहता है कि अमेरिका का हिस्सा बड़ा हो। तो ये इन सब विषयों पे भी चर्चा होगी, टैरिफ्स को लेकर चर्चा होगी। तो अब देखते हैं कि भारत अमेरिका के जो संबंध है किस दिशा में जाते हैं, भारत वहाँ पे अपने पत्ते कैसे खोलता है, ये देखने वाली बात होगी। किसी तरीके का एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत उचित नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी अंदाजा लगाओ, 4 अंदाजा लगाओगे तो 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक कुछ पुख्ता अपने पास नहीं आएगा, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, तो ऐसे अंदाजा लगाना कोई बहुत उचित काम नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं मोदी जी जाते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और संबंध और फ्यूचर में अच्छे ही होंगे। अब इस टेन्योर में भारत कैसे मैनेज करता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी पूरी बात। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।